दोस्तों सोचिए, जिस औरत ने 16,000 से ज्यादा गाने गाए, जिसकी आवाज ने करोड़ों लोगों को रुलाया, हंसाया, मोहब्बत करवाई, उस औरत की असली जिंदगी किसी शापित कहानी से कम नहीं थी। 12 अप्रैल 2026 को जब मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से वो खबर आई तो पूरा हिंदुस्तान सन्न रह गया। आशा भोसले, 92 साल, मल्टी ऑर्गन फेलियर और एक ऐसी खामोशी जो अब कभी नहीं टूटेगी। लेकिन दोस्तों, मीडिया आपको सिर्फ श्रद्धांजलि देगा, फूल बरसाएगा, स्वर कोकिला कहकर रो लेगा। मैं वो नहीं करूंगा, क्योंकि आशा ताई की असली कहानी, वो कहानी जिसमें उनके अपनों ने ही उन्हें तोड़ा, जिस इंडस्ट्री ने उन्हें इस्तेमाल किया, वो कहानी सुनने की हिम्मत कितनों में है। आज हम वो दरवाजा खोलेंगे जो दशकों से बंद था। 8 सितंबर 1933 महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव सांगली में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के घर एक बच्ची पैदा हुई। नाम रखा आशा। आशा मतलब उम्मीद। लेकिन इन सबको क्या पता था कि ये उम्मीद खुद इतनी बार टूटेगी कि लोग हैरान हो जाएंगे कि ये इंसान जीता कैसे रहा। जो बचपन होता है, खुशियाँ, स्कूल, दोस्त, घर की वार्मथ, वो आशा से 9 साल की उम्र में ही छिन गया। उनके बाप पंडित दीनानाथ मंगेशकर दुनिया छोड़ के चले गए और एक झटके में पूरा घर बिखर गया। परिवार पर ऐसा आर्थिक संकट आया कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। अब सोचो दोस्तों, 9 साल की एक बच्ची जिसके हाथ में स्कूल की किताबें होनी चाहिए थी, वो स्टूडियो के धक्के खा रही थी। क्यों? क्योंकि घर चलाना था, क्योंकि खाना चाहिए था, क्योंकि दुनिया सिर्फ उनका इंतजार नहीं करती। 10 साल की उम्र में पहली बार माइक के सामने खड़ी एक डरी सहमी हुई बच्ची ने मराठी फिल्म माझा बाल के लिए गाया। 1948 में हिंदी फिल्म चुनरिया के सावन आया के साथ उन्होंने इस चमकदार दुनिया में पहला कदम रखा और यहीं से वो गेम शुरू हुआ जिसमें आशा को हमेशा हारने के लिए खिलाया गया। वो भागना जो आज भी कंट्रोवर्सी है। यहाँ मैं एक कंट्रोवर्शियल बात कहूंगा और बहुत लोग इस पे डिसएग्री करेंगे, लेकिन सुनो। 16 साल की आशा भोसले ने अपने घर से भागकर 31 साल के गणपत राव भोसले से शादी कर ली और ये सिर्फ एक लव मैरिज नहीं थी, ये रिबेलियन थी। पूरी फैमिली के खिलाफ, लता मंगेशकर के सीधे खिलाफ, सोसाइटी के खिलाफ। और यहाँ वो ट्विस्ट है जो बहुत लोग नहीं बोलते। गणपत राव भोसले कोई और नहीं, लता मंगेशकर के खुद के सेक्रेटरी थे। अब सोचो, छोटी बहन ने बड़ी दीदी के सेक्रेटरी से भाग पर शादी कर ली। क्या ये सिर्फ प्यार था या ये एक 16 साल की रिबेलियस लड़की की डेस्परेट एस्केप थी? एक ऐसी लड़की जो 9 साल से घर की जिम्मेदारी उठा रही थी, अपनी उम्र की खुशियां नहीं जी पाई थी और जो शायद सिर्फ कोई भी खिड़की मिलती तो उससे कूदती। फैमिली ने उसे घर से निकाला, सबने मुंह मोड़ लिए और वो 16 साल की बच्ची जो अब 16 साल की नहीं थी, जो अब एक बीवी थी, अकेली थी। लेकिन सच जो निकला वो प्यार नहीं था, वो जहन्नुम था। डोमेस्टिक वायलेंस, गालियां, मारपीट, ये उसकी गृहस्थी थी, ये उसका घर था। लेकिन वो कहीं नहीं जा सकती थी। वो 3 बच्चों की माँ बन गई, हेमंत, वर्षा, आनंद। और एक दिन वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, तब गणपत राव ने धक्के मार के उन्हें आधी रात को घर से बाहर फेंक दिया। दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप एक पल के लिए रुको। एक प्रेग्नेंट औरत, आधी रात, कोई जगह नहीं, अपनों ने पहले ही घर बंद कर लिया था और वो दोनों हाथ खाली, कोख में एक जिंदगी को लेकर कहाँ जाएगी? वो अपनी माँ और दीदी के दरवाजे पर पहुंची। क्या आपको लगता है कि इस वक्त उन्हें वेलकम मिला या इंसानियत की भीख के नाम पर सिर्फ एक छत दी गई? मैं बोल्डली कहता हूँ, इस परिवार में जो पॉलिटिक्स चलती थी, जो टेंशन्स थी, वो कभी ठीक से बाहर नहीं आई और उसी टेंशन ने आशा को हमेशा एक तरफ ढकेला। अब आता है वो टॉपिक जिसके बारे में बॉलीवुड का हर कोना मुंह उठाता है लेकिन सीधा नहीं बोलता। लता मंगेशकर वर्सेस आशा भोसले। 1950 का वो दौर। हिंदी सिनेमा के रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में 3 ही आवाजें थी, लता मंगेशकर, गीता दत्त और शमशाद बेगम। और तीनों में सबसे बड़ी, सबसे महंगी, सबसे बुक्ड आवाज थी लता मंगेशकर की। हर बड़ा प्रोड्यूसर, हर बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर सिर्फ लता जी के साथ काम करना चाहता था। हीरोइन के लिए लता, बाकी सब के लिए बाकी लोग। आशा के लिए क्या बचा? बी ग्रेड फिल्में, कैबरे सॉन्ग्स, वैम्प के लिए गाने, वो गाने जो कोई नहीं गाना चाहता था। लोग ताने मारते थे, लता की छोटी बहन है, कभी दीदी के साए से बाहर नहीं निकलेगी। और यहाँ एक सवाल जो मैं आज पूछना चाहता हूँ, क्या ये सिर्फ मार्केट कॉम्पिटिशन थी या कुछ और भी था? कुछ लोगों का कहना है, और मैं ये सीधे कहता हूँ बिना प्रूफ किए, कि लता मंगेशकर ने म्यूजिक डायरेक्टर्स पर प्रेशर डाला कि वो आशा को काम न दे। आशा ने खुद कभी डायरेक्टली ये नहीं कहा, लेकिन बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने ऑफ रिकॉर्ड इस बात के जिक्र किया है। सालों बाद आशा ने अहंकार के साथ कहा, खून पानी से गाढ़ा होता है। हम दोनों इन अफवाहों पर साथ बैठकर हंसते थे, लेकिन दोस्तों, हंसते थे या हंसना पड़ता था, क्योंकि कुछ दर्द ऐसा होता है जिसे इंसान सिर्फ हंसी में छुपाता है। जब 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर का निधन हुआ, हॉस्पिटल के बाहर आशा की हालत देखकर पत्थर भी रो पड़े। उन्होंने लता दीदी की तस्वीर सीने से लगा के रोने के बीच कहा, जब बाबा गए थे तो दीदी ने हाथ थामा था, आज वो भी नहीं रही, हम सच में यतीम हो गए।
गए। वो दर्द, वो असली था, वो किसी कैमरे के लिए नहीं था। तो दोनों में रिश्ता क्या था? कंपटीशन, राइवलरी, या एक ऐसी कॉम्प्लेक्स सिस्टर रिलेशनशिप जिसे दुनिया की कोई भी लैंग्वेज डिस्क्राइब नहीं कर सकती? मैं कहता हूँ दोनों एक साथ, और यही सच है। एक म्यूजिक डायरेक्टर ने एक काम किया जिसके लिए आशा भोसले हमेशा उसका शुक्रिया करती रही। ओपी नैयर। उन्होंने वो चीज देखी जो दुनिया नहीं देख रही थी। उन्होंने सुना वो जो बाकी लोग सुनना नहीं चाहते थे। उन्होंने आशा की आवाज में वो तारब, वो मस्ती, वो डिफाइंस देखा और उन्होंने उसे अनलीश कर दिया। फिल्म नया दौर 1957। और एक रात में आशा भोसले एक अलग ही आवाज बन गई। लेकिन यहाँ एक चीज और कहनी पड़ेगी। ओपी नैयर ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में कुछ ऐसा कहा जो कंट्रोवर्शियल था। उन्होंने कहा कि उनकी और आशा की फ्रेंडशिप एक प्रोफेशनल से ज्यादा थी। गॉसिप मीडिया ने इसको खूब उछाला। आशा ने कभी पब्लिकली कुछ बोला नहीं और शायद यही ठीक भी था। लेकिन वो जो काम ओपी नैयर ने किया वो था, उन्होंने आशा को एक ऐसी स्पेस दी जहाँ वो लता नहीं थी, वो आशा थी। कैबरे गाने जो वो गाती थी वो बुरा काम नहीं था, वो रिबेलियन थी। एक ऐसी आवाज जो बोल रही थी, मैं वो नहीं बनूंगा जो तुम चाहते हो, मैं वो बनूंगा जो मैं हूँ। और उसी रिबेलियन ने उन्हें इमॉर्टल बनाया। अब आता है वो चैप्टर जो आशा की जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक दोनों एक साथ था। राहुल देव बर्मन, पंचमदा। पाम के दौरान ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आए कि लोग बोलने लगे ये सिर्फ म्यूजिक नहीं है। माइक के सामने और रिकॉर्डिंग रूम के ग्लास के उस पार आंखों ही आंखों में एक ऐसी केमिस्ट्री थी जो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं होती। पिया तू अब तो आजा, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, दम मारो दम। ये सिर्फ गाने नहीं थे, ये एक आवाज और एक धुन का रिश्ता था। एक ऐसे इंसान का रिश्ता था जो एक दूसरे के बिना अधूरा था। 1980 में सोसाइटी के तानों के बावजूद, तमाम कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद दोनों ने शादी कर ली। पंचमदा उम्र में आशा से 6 साल छोटे थे। लोग बोलते थे, दुनिया बोलती थी, लेकिन आशा ने कभी दुनिया की परवाह नहीं की। यही तो वो थी। और ये 14 साल 1980 से 1994 तक आशा की जिंदगी के सबसे जेन्युइन साल थे। हाँ, बाद में वो अलग रहने लगे क्योंकि पंचमदा की लाइफस्टाइल और आशा की लाइफस्टाइल मैच नहीं करती थी। लेकिन प्यार वो कभी खत्म नहीं हुआ। 4 जनवरी 1994 पंचमदा दुनिया छोड़ के चले गए और आशा भोसले का एक हिस्सा उनके साथ चला गया हमेशा के लिए। आज भी वो किस्सा मशहूर है। पंचमदा का पार्थिव शरीर उनके घर रखा था। गुलजार साहब वहाँ थे, अमिताभ बच्चन वहाँ थे, लेकिन आशा वो अंदर नहीं आई, बाहर खड़ी थी, फूट फूट के रो रही थी। और उन्होंने कहा, मैं उन्हें हमेशा जीवित रूप में याद रखना चाहती हूँ। बोलो दोस्तों, ये एक लाइन, बस एक लाइन, लेकिन इस एक लाइन में पूरी जिंदगी भर का दर्द था। वो दर्द जो माँ को उठाना पड़ा। अब यहाँ मैं रुक जाता हूँ क्योंकि आगे जो है वो सुनने में भी मुश्किल है और लिखने में भी। वर्षा भोसले, आशा की बेटी, एक जर्नलिस्ट, एक सिंगर, एक इंसान जो अंदर से टूट रही थी। डिप्रेशन की एक ऐसी बीमारी से जो दिखती नहीं है, फील होती है। 2008 और 2010 में वर्षा ने नींद की गोलियां खा के खुद को खत्म करने की कोशिश की थी। दोनों बार बचाई गई। और आशा, एक माँ जिसके हाथ में दोनों बार उस बच्ची की जान थी, वो बार बार टूट के, बार बार जुड़ के, बार बार खड़ी होती रही। 8 अक्टूबर 2012 आशा किसी काम से घर से बाहर गई थी। वर्षा अकेली थी घर में। उसने भाई आनंद भोसले के नाम पर रजिस्टर्ड लाइसेंस्ड पिस्टल उठाई। वही पिस्टल जिसके खो जाने की रिपोर्ट आशा पहले ही पुलिस को दे चुकी थी। उसने अपनी कनपट्टी पर गोली चलाई। जब आशा घर लौटी, उन्होंने अपनी बेटी को सोफे पर खून से लथपथ पाया। दोस्तों, मैं चाहता हूँ यहाँ आप 1 सेकंड के लिए फोन नीचे रखो, सिर्फ 1 सेकंड। जिस आवाज ने करोड़ों लोगों के दिल पर मरहम लगाया हो, जब वो बेबस माँ अपनी सगी बेटी की लाश देखे, उसके गले से कैसी चीख निकली होगी। कोई गारंटी नहीं होती कि दुनिया का सबसे बड़ा दर्द सिर्फ एक बार आता है। 2015, 3 साल बाद, आशा का बड़ा बेटा हेमंत भोसले स्कॉटलैंड में कैंसर से लड़ रहा था। कैंसर जीत गया और एक माँ ने अपनी आंखों से दोनों बच्चे खो दिए, एक के बाद एक। हेमंत की अपनी लाइफ भी कंट्रोवर्सी से भरी थी। उनकी बीवी सजीदा, जो पहले एयर होस्टेस थी, ने कोर्ट में आरोप लगाए थे कि हेमंत ने धोखा दिया। और सजीदा ने मीडिया में आशा भोसले पर भी मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगा दिए थे। कोर्ट केसेस चल रहे थे, मीडिया में कीचड़ उछल रही थी और एक तरफ बड़ा बेटा स्कॉटलैंड में मर रहा था। ये इंसान की लाइफ है या कोई हॉरर फिल्म? और फिर भी आशा ने गाया। दोस्तों, 2012 में एक और कंट्रोवर्सी थी जिसको मीडिया ने खूब उछाला, लेकिन ठीक से कभी एक्सप्लेन नहीं किया। साधना वर्सेस आशा भोसले। बॉलीवुड की पुरानी एक्ट्रेस साधना, वो आशा के खार वाले बंगलो संगीता में 50 सालों से किराएदार थी। 50 साल। और एक रात बात इतनी बिगड़ गई कि आशा सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची और साधना पर बंगलो के बागीचे पर अनधिकृत कब्जा करने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करा दी। ये क्या था? एक खतरनाक किराएदार का मामला था या एक 92 साल की औरत का अपनी प्रॉपर्टी पर हक था या कुछ और? मैं बोल्डली कहता हूँ, जब एक इंसान इतना कुछ झेल चुका होता है तो वो छोटी चीजें भी सिर्फ छोटी नहीं रहती, उनके लिए वो सब कुछ होती है जो वो बचा सके। और हाल ही में आशा ने अमेरिकन AI कंपनीज पर लॉ सूट ठोक दी थी क्योंकि कोई उनकी आवाज का AI से यूज कर रहा था, बिना परमिशन के, बिना इज्जत के। सोचो दोस्तों, 90 साल की उम्र में भी एक औरत अपनी आवाज का हक मांगी रही थी, अपनी आइडेंटिटी का हक, क्योंकि उन्होंने वो आवाज बनाई थी अपनी पूरी जिंदगी की भट्टी में जल के, और कोई ऐसे ही कॉपी पेस्ट करना चाहता था। ये इंसान थी, ये नहीं
नहीं झुकी। जब दुनिया ने माना, इन्हें सबसे गुजरती आशा, वो गाती रही, लड़ती रही और दुनिया ने इवेंचुअली माना। 1981 फिल्म उमराव जान, दिल चीज क्या है। जब क्रिटिक्स ने ताने मारे थे कि आशा सिर्फ कैबरे गा सकती हैं, तब उन्होंने ये गजल गाई और इंडिया गवर्नमेंट को उन्हें पहला नेशनल फिल्म अवार्ड देना पड़ा। 2000 दादा साहेब फाल्के अवार्ड, इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान। 2008 पद्म विभूषण, देश का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन सम्मान। 12,000 से ज्यादा गाने, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेकिन मैं आपको एक कंट्रोवर्सी यहाँ भी बोलूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि आशा का नेशनल फिल्म अवार्ड सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि उनकी दीदी लता जी को पहले दे दिया गया था और अब बैलेंस करना था। कुछ लोग कहते हैं कि आशा की आवाज लता से ज्यादा वर्सेटाइल थी, लेकिन हमेशा दूसरे नंबर पर रखा गया सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से। मैं क्या सोचता हूँ? मैं सोचता हूँ कि दो लोग एक साथ जीनियस हो सकते हैं। एक के सामने दूसरे को छोटा दिखाना सिर्फ हमारी इनसिक्योरिटीज है। लता की आवाज ने एक दुनिया बनाई, आशा की आवाज ने एक अलग दुनिया बनाई और दोनों वर्ड्स एक साथ एग्जिस्ट कर सकती थी, एक दूसरे को तोड़ के नहीं। लेकिन हम इंसान हैं, हम कंपेयर करते हैं, हम जज करते हैं, हम उन्हें तकते हैं जब वो गिरते हैं और जब वो मल जाते हैं तब हम उन्हें लेजेंड कहते हैं। एक बात जो मुझे आशा भोसले के बारे में सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है वो ये है कि जब जिंदगी ने उन्हें हर तरफ से तोड़ा, उन्होंने किचन में पनाह ली। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं किचन में मसाले भूनती थी तो उनकी खुशबू में मेरे आंसू छिप जाते थे। ये लाइन सुनो, एक बार और सुनो। वो खाना बनाती थी नकीन क्योंकि वो सेलिब्रिटी थी जो कुकिंग शो करना चाहती थी। वो खाना बनाती थी क्योंकि वो जीना चाहती थी, क्योंकि एक कप चाय बनाना, एक सब्जी पकाना, ये छोटी जिंदगियां होती है और यही छोटी जिंदगियां इंसान को बड़े दुख से बचाती है। राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक सब उनके हाथ के कढ़ाई गोश्त के दीवाने थे और उन्होंने अपने इस शौक को बिजनेस बना दिया। दुबई, कुवैत, यूके में आशाज नाम से रेस्टोरेंट चेन, सक्सेसफुल, फेमस, रियल। एक औरत जिसने 9 साल में बाप खोया, 16 साल में घर छोड़ा, 27 में शादी टूटी, बेटे बेटी खोने से पहले पति खोया, उसने अपने दर्द से एक रेस्टोरेंट चेन बनाई। ये क्या है? ये सिर्फ एम्बिशन नहीं है, ये सर्वाइवल है। ये इंसान की सबसे खूबसूरत फाइटिंग स्पिरिट है। 11 अप्रैल 2026 सीने में सीरियस इन्फेक्शन, एक्सट्रीम फटीग, मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट। पोती जनाई भोसले ने लोगों से प्रिवेसी रिस्पेक्ट करने की अपील की। 12 अप्रैल 2026 डॉक्टर प्रतीत सामदानी ने अनाउंस किया मल्टी ऑर्गन फेलियर और एक आवाज जो 12,000 से ज्यादा गाने में जीती है खामोश हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ मुझे कंट्रोवर्शियल बात कहनी है, सीधी, बिना घुमाए फिराए। हम आशा भोसले को लेजेंड तब बोलते हैं जब वो मर जाती हैं, लेकिन जब वो जीती थी तब हम क्या कर रहे थे? जब उनकी बेटी डिप्रेशन में थी, किसी ने नहीं सोचा कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी की बेटी इस हाल में क्यों है। जब उनका बेटा कैंसर से मर रहा था स्कॉटलैंड में, किसी ने नहीं पूछा कि वो माँ कैसी है। जब वो 90 साल की उम्र में AI कंपनीज के खिलाफ अकेले लड़ रही थी, किसी बड़े ने उनका साथ नहीं दिया। ये बॉलीवुड है, यहाँ जिंदगी में लेजेंड नहीं बोलते, मरने के बाद बोलते हैं। और हम ऑडियंस भी ऐसे ही हैं। हम ट्रिब्यूट वीडियोस देखते हैं, हम RIP लिखते हैं और कल भूल जाते हैं। आखिरी बात जो मैं चाहता हूँ आप लेकर जाएं, आशा भोसले सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर नहीं थी, वो एक ऐसी औरत थी जिसने 9 साल में अपना सब कुछ खो दिया। 16 साल में दुनिया के सामने खड़ी हो गई। एक आदमी ने उसे तोड़ने की कोशिश की, वो नहीं टूटी। एक बेटी गई, एक बेटा गया, पति गया, सिस्टम ने उसे बार बार रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुकी। उसकी आवाज में जो दर्द था, जो नशा था, जो रेबेलियन थी, वो खाली गाने नहीं थे, वो एक औरत की पूरी जिंदगी थी पैक्ड इनटू साउंड। पिया तू अब तो आजा। एक तरफ से ये एक रोमांटिक सॉन्ग है, लेकिन मैं जब ये सुनता हूँ आज, मुझे लगता है ये आशा की अपनी चीख है, अपने खुद के लिए, कि कोई तो आए, कोई तो रुके, कोई तो सुने। और उन्होंने गाते गाते इस दुनिया से रुखसत ले ली। अलविदा आशा ताई। दोस्तों ये तो हो गई आशा की कहानी, मगर क्या आपको ये पता है हिना खान को कैंसर का 4th स्टेज हो गया है और हो सके तो शायद हिना खान अब कुछ ही दिनों की मेहमान बची है। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।